नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं रास बिहारी बोस। ये वही रास बिहारी बोस हैं जिन्होंने हॉर्डिंग सेकंड जो कि वायसराय था उस पर बम फेंकने की योजना बनाई थी। रास बिहारी बोस का जन्म अगर आप देखेंगे तो 25 मई 1886 को वर्तमान पश्चिम बंगाल में एक जिला है बर्धमान, और वहाँ एक गांव था जिसका नाम था सुबालदह। सुबालदह नामक गांव में इनका जन्म हुआ है। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए साहब, तो रास बिहारी बोस का जन्म हुआ है 25 मई 1886 को, और इनका जन्म हुआ है वर्तमान पश्चिम बंगाल, वर्धमान जिला, सुबालदा गांव। पिता का नाम था विनोद बिहारी बोस। पिता विनोद बिहारी बोस। और ये जो विनोद बिहारी बोस थे, ये भारत सरकार के प्रेस में कार्यरत थे। तो रास बिहारी बोस की प्रारंभिक शिक्षा जो है, ये चंदन नगर और कोलकाता में हुई, जहां से वे बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों के संपर्क में आ गए। अब गुरु की बात करें रास बिहारी बोस, तो रास बिहारी बोस के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा है वो पड़ा है अरविंदो घोष का। ध्यान रखिएगा, अरविंदो घोष लिखते हम अरविंद घोष हैं। हम हिंदी इधर वाले बेल्ट के हैं, इसलिए अगर बंगाल होते तो हम अरविंदो बोलते। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और पुनर्स्वराज पूर्ण स्वराज के विचार ने रास बिहारी बोस को एक क्रांतिकारी बनने में प्रेरणा दी साहब। अरविंद घोष जो थे, केवल एक राजनीतिक नेता नहीं बल्कि एक दार्शनिक भी थे। उन्होंने सिखाया कि भारत की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। रास बिहारी बोस ने उनके इसी मार्ग को अपनाया और गुप्त आंदोलनों का नेतृत्व किया साहब। एक पुस्तक आपको दिखाई दे रही है, देखो राजनीतिक गुरु लिखा हुआ आ ही गया। एक पुस्तक आपको दिखाई दे रही है जिसका नाम है भवानी मंदिर। भवानी मंदिर ये है अरविंद घोष, ठीक है ना। तो रचनाकार अरविंद घोष, भवानी मंदिर जो पुस्तक है उसकी रचना करी है, 1905 में लिखी गई है साहब। तो इस पुस्तक में क्या है, तो इस पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पुस्तक में क्रांतिकारी जो हैं उनको तपस्वी के रूप में दिखाया गया साहब। और क्रांतिकारी तपस्वियों के लिए एक मंदिर या मठ बनाने की कल्पना की गई है जो मातृभूमि की मुक्ति के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दें। बंगाल के युवाओं में इस पुस्तक ने राष्ट्रभक्ति की एक प्रचंड लहर पैदा कर दी, और उन युवाओं में शामिल थे हमारे रास बिहारी बोस। ध्यान रखिएगा, एक रास बिहारी घोष भी हैं। अंग्रेज सरकार ने इस पुस्तक को अत्यंत खतरनाक मानकर इसे प्रतिबंधित कर दिया साहब। तो ये बात हुई। एक लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो अनुशीलन समिति। अगर मैं बात करूं तो अनुशीलन समिति जो है, अनुशीलन समिति युवाओं को बम बनाने और हथियार चलाने की शिक्षा देता था। अनुशीलन समिति एक आंतरिक और अधिक उग्र समूह था, और रास बिहारी बोस ने जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जिन्हें बागा जतिन भी कहते हैं, उनके साथ मिलकर कई गुप्त योजनाएं बनाई, जिसमें अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो थी, एक तो थी दिल्ली षड्यंत्र केस, और एक 1915 का सशस्त्र विद्रोह जो कि गदर पार्टी के क्रांतिकारियों ने मिलकर करने का निर्णय लिया था। तो रास बिहारी बोस के बारे में आपको यह जानना है, आगे चलते हैं। रास बिहारी बोस की अगर बात करें तो बंगाल से ये जाते हैं देहरादून, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वन एवं अनुसंधान विभाग उत्तराखंड में ये हेड कलर की भूमिका में है।
और ये ध्यान रखिएगा कि नौकरी की आड़ में भारत में क्रांतिकारियों का एक विशाल नेटवर्क स्थापित कर लेते हैं। कौन? रास बिहारी बोस। गदर पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई जाती है, जिसमें एक है हॉर्डिंग बम कांड। देखिए साहब, यहां बता भी देता हूं। हॉर्डिंग बम कांड, ये घटना है 23 दिसंबर 1912 की। 23 दिसंबर 1912 की। तो वायसराय जो था वो था हॉर्डिंग सेकंड। ये वायसराय है और हॉर्डिंग सेकंड नाम है इनका। और ये राजधानी परिवर्तन के दौरान दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रहे थे। दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रहे थे साहब। अब क्यों गुजर रहे थे, तो उसको जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखो, वर्ष 1905 में, ध्यान रखिएगा, बंगाल का विभाजन हुआ साहब, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये हो रहा है 1905 में। और दिसंबर 1911 की अगर हम बात करें, तो दिसंबर 1911 में, दिसंबर 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पे आते हैं साहब। और जॉर्ज पंचम के द्वारा दो घोषणाएं की गई इनके सम्मान में। दिल्ली दरबार का भी आयोजन करने की बात की जाती है और दो घोषणाएं की गई। पहला, राजधानी परिवर्तन। बोले राजधानी परिवर्तन सर? बोले राजधानी परिवर्तन का मतलब है, राजधानी जो थी अंग्रेजों की भारत में 1773 से लेकर 1911 तक जो राजधानी थी, वो थी कलकत्ता। और जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा करते हैं, तो उनके द्वारा घोषणा की जाती है पहली राजधानी परिवर्तन। और राजधानी परिवर्तन का मतलब है कि राजधानी ट्रांसफर की जाती है कहां से? कलकत्ता से दिल्ली। दूसरी अगर हम बात करें, तो दूसरा है बंगाल विभाजन रद्द। दो घोषणाएं की थी साहब, बंगाल विभाजन रद्द। तो एक तो राजधानी परिवर्तन और एक घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन रद्द। तो राजधानी परिवर्तन करने की घोषणा की गई 1911 में, और राजधानी परिवर्तन का कार्य हो रहा था 23 दिसंबर 1912 को। ठीक है। और इस समय वायसराय हॉर्डिंग सेकंड, और इस हॉर्डिंग सेकंड पर बम फेंकने की योजना बनाई गई थी रास बिहारी बोस ने। अब साहब, इस बम कांड में हॉर्डिंग सेकंड बच गया और इस घटना को नाम दिया गया दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस नाम दिया गया, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। और इस दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत 4 लोगों को फांसी दी गई थी साहब। अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद और बसंत कुमार। असली जो मास्टरमाइंड थे, वो थे रास बिहारी बोस। बम फेंकने के बाद वे इतनी सफाई से यहां से निकल गए कि अंग्रेज उन्हें कभी पकड़ नहीं पाए। एक्चुअल में रास बिहारी बोस जो थे,
वो देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट में नौकरी कर रहे थे और क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व भी कर रहे थे। तो रास बिहारी बोस की हम यहाँ बात कर रहे हैं साहब। आगे चलते हैं। अब आगे चलें। ये देखो साहब, ये चांदनी चौक, होर्डिंग सेकंड की हत्या का प्रयास, परिणाम 4 लोगों को फांसी, अमीरचंद, बालमुकुंद, अवध बिहारी और बसंत कुमार। तो इन 4 लोगों को फांसी दी गई साहब। अब बच गए कौन? तो बच गए हमारे रास बिहारी बोस। अब रास बिहारी बोस जो है, ये गिरफ्तारी से बचना चाह रहे हैं। 1915 का विद्रोह भी इनका विफल हो गया। तो जब 1915 में इनका विद्रोह भी विफल हो गया, तब ये एक नाम से निकल जाते हैं, ध्यान रखिएगा। छद्म नाम अपनाया जिसका नाम था पी एन टैगोर, और पी एन टैगोर के नाम से निकलते हैं और जाते हैं कहाँ? जापान। जापान जाते हैं और जापानी महिला तोशीको से विवाह कर लेते हैं। तो इनका विवाह होता है जापानी महिला तोशीको से, याद रख लेना। तो भारत से शंघाई होते हुए सुरक्षित रूप से जापान पहुंचे। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था विदेशों से हथियार मंगाना और भारतीय स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन हासिल करना। ठीक है, तो आगे चलते हैं साहब। अब साहब जापान पहुंचे। ठीक है भाई, देखो अब जापान में क्या क्या कर रहे हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं साहब। तो हम बात करें आजाद हिंद फौज की, तो आजाद हिंद फौज जो है उसकी नींव रखी थी कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, और फिर उसे कमान दी एक प्रकार से रास बिहारी बोस ने। और फिर आगे चलकर अगर आप देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस। तो रास बिहारी बोस को हम एक प्रकार से ब्रिज के रूप में देख सकते हैं, और क्योंकि इन्होंने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को सैन्य शक्ति से जोड़ा था। अब आइए बात करते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो न्यू एशिया, देखो लिखा हुआ है न्यू एशिया, एक शब्द लिखा है। जापान में रहते हुए रास बिहारी बोस के द्वारा न्यू एशिया नामक समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन किया गया। बोले क्यों किया गया साहब? इस पत्र का मुख्य उद्देश्य था एशियाई देशों को पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ एकजुट करना। पश्चिमी साम्राज्यवाद खासतौर से ब्रिटेन, और वे चाहते थे कि जापान और भारत के बीच एक मजबूत सांस्कृतिक और राजनीतिक सेतु बन जाए। और इसी दौरान रास बिहारी बोस के द्वारा एक प्रसिद्ध नारा दिया गया था, एशिया एशिया वालों के लिए, एशिया फॉर एशियंस। तो नारा क्या था? तो ध्यान रखिए, ये लिखा हुआ है नारा, एशिया एशिया वालों के लिए, ये याद रखना, नारा दिया है रास बिहारी बोस ने। इसके अलावा अगर हम देखें तो रास बिहारी बोस ने एक दूसरे देश के यानी कि भारत और जापान की संस्कृति को साझा किया, और उन्होंने भारतीय संस्कृति के महान महाकाव्य रामायण का जापानी भाषा में अनुवाद किया। ध्यान रखना साहब, लिखा हुआ है रामायण का जापानी भाषा में अनुवाद किया, और यह अनुवाद है ना जापानियों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। ठीक है, इसके अलावा भारतीय भोजन जैसे करी को भी जापान में लोकप्रिय बनाया, और आज भी जापान में एक सब्जी बनाई जाती है नाकामुरिया करी। नाका मुरिया करी। ठीक है, तो ये व्यंजन है, ये भोजन है, ये जापान में बनाया जाता है लेकिन है भारत का। ठीक है, तो न्यू एशिया और रामायण का जापानी भाषा में अनुवाद।
आगे चलते हैं सर। आगे चलें तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और सर्वोच्च जापानी सम्मान, तो देखो साहब, सुनते जाइए। वैसे अगर आप देखेंगे तो मैंने सुभाष चंद्र बोस में इनके बारे में विस्तार से बताया है। रास बिहारी बोस ने जापान में रहने वाले भारतीयों को संगठित करने के लिए 1920 से ही प्रयास शुरू कर दिए थे। मार्च 1942 में टोक्यो में 28 से 30 मार्च के बीच टोक्यो में एक सम्मेलन बुलाया, जहां इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की गठन की औपचारिक प्रस्ताव रख दिया गया टोक्यो में साहब। ठीक है। और यही संगठन आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का आधार बनता। जून 1942 में बैंकॉक में इसका इंडियन इंडिपेंडेंस लीग यानी आईआईएल का स्थापना हो जाती है। तो स्थापना याद रखना बैंकॉक में होती है साहब। स्थापना कहां हो रही है? बैंकॉक में हो रही है। किसकी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की। और गठन की औपचारिक प्रस्ताव जो रखा जा रहा है वो रखा जा रहा है टोक्यो में। ये स्थापना कब हो रही है? तो ये स्थापना हो रही है साहब जून 1942 में। किसकी? आईआईएल, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए दोनों एक साथ मिल जाएंगे। और इस आईएल के पहले अध्यक्ष जो होंगे वो होंगे साहब रास बिहारी बोस। ठीक है साहब। अब ये जो लीग है ना, आईआईएल, इस लीग का मुख्य कार्य दक्षिण पूर्व एशिया के लाखों भारतीयों से धन और सैनिक जुटाकर आजाद हिंद फौज को एक प्रकार से समर्थन देना था। तो ये ध्यान रखिएगा। एक, रास बिहारी बोस को जापानी सरकार ने जापान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, जापानी सम्मान है, जापान के दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह प्रदान किया गया था। किसको? रास बिहारी बोस को। यह सम्मान उन्हें भारत और जापान के संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए, एशियाई एकता के लिए काम करने के लिए और उनके उत्कृष्ट साहित्यिक व क्रांतिकारी जीवन के लिए दिया गया था साहब। जापान की रिपोर्ट में दर्ज है कि रास बिहारी बोस जापान में इतने सम्मानित थे कि ब्रिटिश सरकार के भारी दबाव के कारण जापानी सरकार ने, भारी दबाव तो बोले साहब सौंप दो इनको, बोले नहीं सौंपा साहब, हम नहीं सौंपेंगे। इनके पत्र न्यू एशिया के संपादन के दौरान विभिन्न भारतीय क्रांतिकारी को लिखे गए, उससे भी ये जानकारी मिलती है। और अगर आप देखेंगे तो रास बिहारी बोस जो है, इनकी मृत्यु जो होती है 21 जनवरी 1945 को टोक्यो में होती है साहब। जापानी सम्राट ने स्वयं शोक व्यक्त किया था रास बिहारी बोस के लिए। और जापान में रास बिहारी बोस ने भारत और जापान की संस्कृति को एक प्रकार से फैलाने का, प्रचार करने का कार्य किया। तो क्रांतिकारी गतिविधियां इनकी आपको यहां देखने को मिली। इसी के साथ यहां पर मैं एक और चीज आपको पढ़ा देता हूं जो ध्यान रहेगी, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी आप पढ़ ले। एक है भारतीय नौसेना विद्रोह, तो मैं यहीं आपको पढ़ा देता हूं। भारतीय नौसेना विद्रोह। बोले साहब फरवरी 1946 की घटना है साहब। एक्चुअल में हुआ क्या था, इसी से लाल किले का मुकदमा चलेगा। 18 फरवरी 1946 की बात है। एक जहाज था जिसका नाम था HMIS तलवार। HMIS तलवार
ये जहाज था साहब। इस जहाज पर जो भारतीय सैनिक थे वो परेशान थे, तो यहां भारतीय सैनिक थे और भारतीय सैनिकों की समस्या क्या थी, तो देखो। पहली समस्या थी खराब खाना। दूसरी समस्या थी नस्लीय भेदभाव, काले गोरे का भेदभाव। तो दो महत्वपूर्ण समस्या आपको देखने की आवश्यकता है। भोजन, बोले भिखारी, अंग्रेज कहते थे भिखारियों को ना चूज करने की आदत नहीं है, जो मिल रहा है चुपचाप खा लो। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बीसी दत्त। बीसी दत्त। बीसी दत्त ने क्या किया, इस जहाज की दीवार पर लिख दिया, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। और यहां से 18 फरवरी 1946 से विद्रोह की शुरुआत हो गई। देखते देखते विद्रोह जो है ना 78 जहाजों तक फैल गया और 20,000 से ज्यादा, 78 जहाजों पर और 20,000 से ज्यादा नाविकों ने विद्रोह कर दिया। इन विद्रोहियों ने क्या किया, ब्रिटिश झंडा उतारकर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगा दिए साहब। मुंबई की सड़कों पर आम जनता सैनिकों के समर्थन में उतर आई। दुकानों से सैनिकों को मुफ्त खाना दिया जाने लगा साहब। ठीक है। तो विद्रोह कर दिया गया और विद्रोहियों ने झंडा फहरा दिया, किसका, कांग्रेस का, लीग का और कम्युनिस्ट पार्टी का। ध्यान रखना साहब, ये भी सवाल बनता है कि किस किस का जो ध्वज है वो फहराया गया, तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखो साहब, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे इस समय क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली इस बात को स्वीकार करते हैं आगे चलकर कि भारत छोड़ने का मुख्य कारण गांधी जी का आंदोलन नहीं, बल्कि भारतीय सेना और नौसेना में बढ़ता विद्रोह था। प्रधानमंत्री को यह डर था यदि सेना ने साथ छोड़ दिया तो वे अपनी जान भी बचाकर नहीं भाग पाएंगे। नौसेना विद्रोह के दौरान रॉयल एयरफोर्स के भारतीय सदस्यों ने भी धमकी दे दी साहब कि बोले ऐसा है, ज्यादा बोलोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना ने नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए मनाया और तब जाकर 23 फरवरी 1946 को, ये तो शुरू हुआ है 18 फरवरी, और 23 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने समर्पण किया था साहब। भारतीयों के समझाने पर, ध्यान रखना, भारतीयों के समझाने पर समर्पण किया है। एक तो थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक नाम याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। तो ये था हमारा नौ सैनिक विद्रोह, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, जिसे भारतीय नौसेना विद्रोह के नाम से जाना जाता है। एक और छोटी सी चीज और मैं बता देता हूं यहां पे,
जो कि इससे पहले की घटना है, तो वो भी आप थोड़ा सा देख लेना। एक है लाल किले का मुकदमा। ये भी प्रश्न बनता है साहब। लाल किले का मुकदमा, लाल किला, रेड फोर्ट। और लाल किले पर जो मुकदमा चलाया गया था, ये चलाया गया था साहब नवंबर 1945 में। अब देखो साहब, सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने क्या किया, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को बंदी बना लिया। उन्होंने जनता को डराने के लिए दिल्ली के लाल किले में सार्वजनिक मुकदमा चलाने का फैसला किया। तो देखो, अंग्रेजों ने आईएनए के सैनिकों को गिरफ्तार किया और भारत में सांप्रदायिकता को छिन्न भिन्न, या ये कहें कि धर्म के आधार पर फूट डालने के लिए जानबूझकर तीन अलग अलग धर्म के अधिकारियों को चुना और उन पर मुकदमा चलाया। तो तीन अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया साहब। और ये तीनों अधिकारी जो थे, ये थे आजाद हिंद फौज के। और इन अधिकारियों के नाम कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल प्रेम सहगल। और ये कर्नल प्रेम सहगल जो थे भाई, ये हिंदू थे, याद रखना। फिर कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, इनकी बात करें तो भैया ये पंजाबी थे। फिर अगर बात करें तो मेजर शाहनवाज खान, मेजर शाहनवाज खान, ये मुस्लिम थे साहब। तो हिंदू, सिख और मुस्लिम। क्या आरोप था, तो इन तीनों पर आरोप लगाया गया कि ब्रिटिश राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ने और हत्या के आरोप। अरे भाई, ये आईएनए के सैनिक थे और ब्रिटिश काहेगा, हम हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं। सोचो, आईएनए के सैनिक, आईएनए का नाम क्या, आजाद हिंद फौज, और उनके सैनिकों को उनके देश में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। दिमाग खराब हो गया भारतीयों का। पूरे देश में भारी जन आक्रोश फैल गया। कांग्रेस ने एक संगठन बनाया, आईएनए रक्षा समिति। ध्यान रखना भाई, ये भी कांग्रेस ने आईएनए रक्षा समिति का गठन किया साहब। और लगभग 25 सालों के बाद भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ काटजू ने वकील की पोशाक पहनकर अदालत में पैरवी की। तो वकील कौन थे इनके, तो याद रखिएगा। देखो साहब, वकील कौन थे, भूलाभाई देसाई, एक तो ये थे साहब। एक याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। एक याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू। और एक याद रखिएगा, कैलाश नाथ काटजू। इन्होंने पैरवी की है साहब इनकी। भारत में एक नारा गूंजने लगा, लाल किले से आई आवाज, सहगल डिल्लो शाहनवाज। अदालत ने, अच्छा लाल किले में चल रहा है मुकदमा इसलिए मैं बोल रहा हूं, अदालत ने इन तीनों को दोषी मानकर उम्र कैद की सजा सुनाई साहब। जैसे ही सजा सुनाई गई, पूरे देश में विद्रोह की स्थिति फैल गई। वायसराय था वेविल, और वेविल को अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करना पड़ा, और वेविल ने इनकी सजा को माफ कर दिया। तो ध्यान रखना, कोर्ट ने तो इनको सजा दी, उम्र कैद,
परंतु भारतीयों के विद्रोह के कारण परंतु भारतीयों के विद्रोह के कारण वायसराय वेविल ने इनकी सजा को माफ कर दिया। तो छोटे छोटे बिंदु थे, इनको समझने की आवश्यकता थी, ये ध्यान रखिएगा। तो आज हमने पढ़ा रास बिहारी बोस, शाही नौसेना विद्रोह और उससे पहले लाल किले का मुकदमा।